हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जो हमबोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, हमबोल्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। फिर हमबोल्ट और रिटर की जो कंपैरिजन है वो देखेंगे, और लास्ट में निश्चयवाद और संभववाद की जो कंपैरिजन है वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक क्यों माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। इस कथन की कुछ मूलभूत संकल्पनाओं के संदर्भ में विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जानते हैं जैसे कि हमबोल्ट है एक एस जोग्राफर थे, ठीक है, महान अन्वेषणकर्ता थे। भूगोल के संस्थापक इनको माना जाता है। इन्होंने वर्णनात्मक विवरण, भूगोल को क्या कहा, वर्णनात्मक विवरणों से ऊपर उठकर एक आनुभाविक और व्याख्यात्मक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। इनकी जो रचना थी कॉस्मोस, इसने क्या किया, इसमें क्या है, ब्रह्मांड और पृथ्वी के अंतर संबंधों को वैज्ञानिक रूप में पूरे पिरोया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इनका परिचय हो गया। पृष्ठभूमि की बात करें तो हमबोल्ट ने अपना जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अन्वेषण यानी खोज 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 में खोजी यात्राओं में बिताया था, ठीक है। हम जानते हैं मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये अपनी खोज यात्रा इन्होंने की थी। उन्होंने यात्रा के दौरान न केवल स्थानों को देखा, बल्कि उन स्थानों पर जो विशेषताएं हैं, खास करके जलवायु विशेषताएं जैसे तापमान, वायुदाब, वनस्पति, है ना, इनको उन्होंने देखा। इनके उनकी मापन को उन्होंने शुद्धता से इनको माप किया, तथ्यात्मक इसका विश्लेषण किया। इसी आधार पर इन्होंने कहा जाता है कि भूगोल के, आधुनिक भूगोल की इन्होंने स्थापना करी, ठीक। मूलभूत मूलभूत जो संकल्पनाएं थी, कौन कौन सी इन्होंने थ्योरीज दी थी, वो हम देखते हैं किसके बारे में इनकी मान्यता थी। तो पहला कॉन्सेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी की इन्होंने बात करी। तो पार्थिव एकता की संकल्पना ये हमबोल्ट और रिटर दोनों मानते थे। इसका मतलब क्या होता है कि पृथ्वी को एक लिविंग यूनिट की तरह मानते हैं, ठीक है। और मानते हैं कि जैसे पृथ्वी के सभी जो जैव अजैव तत्व हैं ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक, बल्कि एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि जुड़े हुए हैं। इसी को इन्होंने क्या कहा है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का है। तो इसमें विश्वास करते थे, ठीक है। अगला आनुभाविक विधि, एम्पिरिकल मेथड को इन्होंने अपने अध्ययन में लेके आए। ये हमबोल्ट कहते आर्म चेयर जोग्राफर नहीं थे, जैसे कि रिटर था आर्म चेयर जोग्राफर बोला जाता, बैठे बैठे वो सोचता रहता था और उसी का आधार पर बताता। लेकिन इन्होंने क्या कहा, नहीं, हम आर्म चेयर नहीं बल्कि एम्पिरिकल, जो एम्पिरिकल मेथड है वो अपने अध्ययन में लेके आए, ठीक। एम्पिरिकल मेथड यानी कि इस क्षेत्र में जाओ, खुद वहाँ पर जाके उसके प्रत्यक्ष रूप से वहाँ डेटा कलेक्ट करो, उसके आधार पर थ्योरी बनाओ, ठीक। इंडक्टिव मेथड पर जोर दिया। जितने भी साइंटिफिक जो होते हैं ये सब इंडक्टिव मेथड पे ही जोर देते हैं। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल, और ठीक है, दो मेथड, इंडक्टिव मेथड पर जोर दिया, ठीक। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी किसी क्षेत्र में जाओ, वहाँ वहाँ उसका अध्ययन करो, उस अध्ययन के आधार पर थ्योरी बनाओ जब, ठीक है। तो इन्होंने इस मेथड पर जोर। और डिडक्टिव मेथड क्या कहता है, डिडक्टिव मेथड इसका उल्टा होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी पहले सामान्य नियम बनाओ फिर उन नियम को सिद्ध करो, ठीक है, जो कि रिटर थे। तो इंडक्टिव मेथड पर जोर दिया जिसमें क्षेत्र भ्रमण, अवलोकन, सटीक मापन के माध्यम से निष्कर्ष निकाले जाते थे, ठीक। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव रीजनल ज्योग्राफी, इसको भी इन्होंने महत्व दिया। जैसे इन्होंने विभिन्न महाद्वीपों और क्षेत्रों की जलवायु, वनस्पति के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया। उदाहरण के लिए एंडीज के पर्वत, आल्प्स की वनस्पतियों में तापमान के जो प्रभाव है उनका अध्ययन इन्होंने इसमें किया, ठीक है। मानचित्रण में नवीनता, आइसोथर्म का इन्होंने आविष्कार किया था। हमबोल्ट ने ही सर्वप्रथम आइसोथर्म जो होती हैं का प्रयोग मानचित्र में किया था। उन्होंने दिखाया कि कैसे तापमान का वितरण अक्षांशों के साथ बदलता है, ठीक। यह जलवायु विज्ञान की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। नेक्स्ट है ऊंचाई के साथ, इन्होंने किया है इप्सोमेट्रिक, इप्सोमेट्रिक कर्व पढ़ा होगा ना, इस तरह होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे ऊंचाई के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जब जलवायु को ऊंचाई के साथ बढ़ने वाले, जब इन्होंने बढ़े तो जो एंडीज पर्वत वगैरह में ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, चिम्बाराजो पर्वत पर कर रहे थे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी टेम्परेचर वेरिएशन आ रहा था, और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो वहाँ की वेजिटेशन थी यानी वनस्पति, उनके भी स्वरूप में भी परिवर्तन इन्होंने देखा। तो वहीं से इन्होंने प्लांट ज्योग्राफी की देखी जाए नींव रखी गई थी, ठीक। मानवीय पक्ष का समावेश किया भूगोल में।
हम्बोल्ट को भौतिक भूगोलवेत्ता माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान वहाँ के निवासियों, ये सिर्फ जो फिजिकल फीचर नहीं है उनको नहीं देखते थे, बल्कि वहाँ पे जो कल्चरल फीचर यानी वहाँ की निवासी संस्कृति, इन सब का भी ये अध्ययन वहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, तो निष्कर्ष में कहें, हम्बोल्ट ने भूगोल को एक यूनिवर्सल साइंस का सब्जेक्ट के रूप में बनाया। उनकी कॉस्मोस केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति का एक वैज्ञानिक दर्शन थी। उन्होंने वैज्ञानिक उपकरण जैसे बैरोमीटर, साइनोमीटर के प्रयोग से भूगोल में वस्तुनिष्ठ इस तरह के जो उपकरण यूज़ किए ने भूगोल में क्या करा, ऑब्जेक्टिविटी लेकर आए। ठीक, इसी कारण उनको आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया था हम्बोल्ट। अब इनकी तुलना का देख लेते हैं हम लोग, हम्बोल्ट और रिटर की तुलना। तो पहले देख लेते हैं इनकी 5 कंपैरिजन, मतलब इनकी अंतर क्या है इनमें, और फिर इनमें कुछ देखते हैं कुछ समानताएं कैसे हो सकती हैं। तो पहली इनकी तुलना है अध्ययन के आधार पर। ठीक है, तो अध्ययन का जो मेथड था हम्बोल्ट का, इंडक्टिव मेथड था, यानी पहले किसी क्षेत्र में जाओ, तथ्यों को इकट्ठा करो, उसके आधार पर सामान्य नियम बनाओ। ठीक, यानी स्पेसिफिक टू जनरल। कार्ल लेटर का क्या था, डिडक्टिव था, इनका जस्ट उल्टा। दार्शनिक दृष्टिकोण क्या था, तो दार्शनिक दृष्टिकोण इनका वैज्ञानिक था, जबकि ये प्रयोजनवादी टीलियोलॉजी यानी ईश्वरवादी एक विचारक थे। ठीक, अगर क्षेत्र कार्य देखे थे कि फील्ड वर्क से जुड़े हुए थे। ठीक, जबकि ये आर्म चेयर जोग्राफर थे। हम्बोल्ट का जो मुख्य बल था क्रमबद्ध भूगोल पर, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी पर बल देते थे, भौतिक तत्वों पर अधिक ध्यान दिया इन्होंने। जबकि रिटर थे रीजनल ज्योग्राफी और क्षेत्रीय इकाई को अध्ययन पर ज़्यादा बल देते थे। मुख्य रचना की बात करें तो इनकी कॉस्मोस लिखी थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन करती थी, जबकि इनकी रिटर की थी एड कुंडे। एड कुंडे क्या थी, प्रादेशिक अध्ययन पर आधारित थी। ठीक, विषय क्षेत्र की बात करें तो हम्बोल्ट का विषय क्षेत्र बेसिकली नेचुरल साइंस था, इसके ज़्यादा करीब था। इन्होंने भूगोल को नेचुरल साइंस के अधिक करीब लिया है, जबकि ये इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भूगोल का अध्ययन करते थे। ठीक है, रिटर। तो ये हो गई इनकी तुलना। अब इनकी कुछ समानताएं देख लें। दोनों ही क्या करते थे, पार्थिविक एकता टेरेस्ट्रियल यूनिटी में बिलीव करते थे। दोनों ने भूगोल को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ठीक है, दोनों ने ही भूगोल में जो मानव केंद्रित दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया। ठीक है, दोनों ही भूगोलवेत्ताओं ने नियम बनाने पर बल दिया। ठीक है, भूगोल इनका मानना था दोनों भूगोलवेत्ता केवल तथ्यों का संकलन नहीं करते, बल्कि भौतिक घटनाओं के पीछे जो समान नियम होते हैं उनकी खोज करके उन नियमों को बनाना होता है। ठीक है, समकालीन भूगोलवेत्ता थे और एक दूसरे के पूरक थे। ठीक, दोनों ही बर्लिन के रहने वाले थे। ठीक है, और एक ही समय में ये थे। ठीक, तो इनमें काफ़ी समानताएं भी देखी जाती हैं। तो हम्बोल्ट को कॉल रिटर को आधुनिक भूगोल का जुड़वां संस्थापक माना जाता है। यद्यपि उनके कार्य करने के तरीके अलग थे, लेकिन दोनों का लक्ष्य भूगोल को एक वैज्ञानिक पहचान बनाना था। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे निश्चयवाद और संभववाद में तुलना देख लेते हैं। छोटी सी तुलना है। तो निश्चयवाद मानता ही है प्रकृति की भूमि क्या होती है, निश्चयवाद में वो एक स्वामी के रूप में मानता है और मनुष्य को एक उसके अधीन मानता है। जैसे सैम्पल ने एक स्टेटमेंट दिया था ना, जो मनुष्य होता है उसका लिख सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट कि मनुष्य प्रकृति का शिशु है। ठीक है, जबकि संभववाद क्या मानता है, वो प्रकृति को केवल संसाधन और अपॉर्चुनिटी और रिसोर्स प्रदान करने वाला उसको एक कारक मानता है। ठीक है, तभी तो उन्होंने कहा हर तरफ संभावनाएं हैं। इनका जो फेमस स्टेटमेंट है, हर तरफ संभावनाएं, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, मानव की भूमिका क्या रहती है, निश्चयवाद के जो सिद्धांत है उसमें मानव की भूमिका क्या थी, निष्क्रिय कारक। क्यों, क्योंकि भैया जो कुछ कर रही है प्रकृति कर रही है, बस उसको चुपचाप देखना है। जबकि ये लोग मानते थे संभववादी कि नहीं, मनुष्य क्या है, एक सक्रिय कारक है, रचनात्मक कारक की भूमिका है। वो नेचर में चेंज करता है, वो अपनी स्किल से चेंजेस लाता है। ठीक, दृष्टिकोण क्या था, वही इनका डिटर्मिनिज्म जो मानता है अनिवार्यता पर आधारित है, जबकि पॉसिबिलिज्म मानता है वह कहीं कोई अनिवार्यता नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करता है। ठीक है, विकास का आधार क्या है, तो ये निश्चयवादी मानते हैं प्राकृतिक परिस्थितियाँ विकास तय करती हैं, मनुष्य बस उसके अकॉर्डिंग चलता है। जबकि पॉसिबिलिज्म क्या मानता है, मानवीय कौशल और तकनीकी विकास से हम प्रकृति में चेंज करते हैं। ठीक है, कौन कौन से देश में प्रमुख देश कौन से थे, तो निश्चयवाद की अवधारणा का विकास कहाँ हुआ था, बेसिकली जर्मनी में हुआ था। जर्मनी स्कूल ऑफ थॉट था ये, और ये पॉसिबिलिज्म फ्रांस स्कूल ऑफ थॉट था। ठीक, तो ये बेसिकली इसमें अंतर हो गए। आगे इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। दोनों ही अतिवादी विचारधाराओं के बीच में संतुलन बनाने के लिए ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाया और एक नवनिश्चयवादी या रुको और जाओ सिद्धांत दिया।
यही करना है, ये नहीं, यही कहता है कि आज यही कारण है, ये कारण का यही कारण है कि आज यही कारण है कि आज भूगोल देखो ना तो वो मतलब कंप्लीटली पॉसिबिलिज्म की बात करता है, ना ही कंप्लीटली निश्चयवाद की बात करता है, बल्कि दोनों के यानी नव निश्चयवाद इसके रूप में आगे बढ़ रहा है, जिसमें मानव पर्यावरण संबंध और पारिस्थितिक संतुलन को काफ़ी महत्व दिया जाता है। आप देखें संयुक्त राष्ट्र के जो SDG जो गोल हैं उसमें भी SDG जो लक्ष्य बनाए गए उसमें इन्वायरमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट को भी एक साथ समाहित किया है, जो कि निश्चयवाद संभववाद के समन्वय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आज हमने 3 क्वेश्चन कर लिए इस वीडियो में, बस इतना ही। थैंक यू सो मच।